जिंदगी एक सफर है सुहाना, चारों तरफ है मधुर संगीत। जब भी काम से मिले फुर्सत, बस इन गीतों को सुनते जाना। नमस्कार, मेरा नाम है रेनू प्रीति और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। जब भी संगीत की बात आती है तो भाई ये गीत हैं जो हमारे कानों को बेहद प्रिय लगते हैं और पूरी दुनिया है जो संगीत की भाषा समझती है। ऐसे में आज हमारे कार्यक्रम की भी एक खास मेहमान संगीत जगत से ही हैं, जो उत्तराखंड के, चाहे वो दर्द हो, पहाड़ की पीड़ा हो या पहाड़ की सुंदरता हो, बखूबी कई सालों से गीतों को लिख रही हैं और गा भी रही हैं। इनके गीतों को काफ़ी पसंद किया जाता है, इनकी आवाज़ काफ़ी मधुर है और हाल ही में इनका एक और गीत नंदा सुनंदा पर आया है जो काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो चलिए ज़्यादा देर ना किए, सीधे आपकी मुलाकात हमारी खास मेहमान उत्तराखंड की लोक गायिका पूनम सती से कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रेनू जी, और आपका भी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों से आज रूबरू हो रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपसे आपके संगीत के सफ़र को लेकर ढेर सारी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आपकी आवाज़ काफ़ी मधुर है और दर्शक सबसे पहले आपका गीत ही सुनना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे क्योंकि आपने ढेर सारे भजन भी लिखे हैं, गाए हैं, एक भजन से आप कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं माँ नंदा के मैंने 2-4 गीत गाए हैं, तो मैं शुरुआत करती हूँ माँ नंदा के ही भजन से। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उत्तराखंड में मैंने जन्म लिया है और माँ नंदा जो राज जात है पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। तो आइए एक माँ नंदा का भजन। हो ऊंचा कैलाशा तेरो थान, जय हो बदरी केदारा जी, जय हो बदरी केदारा जी। हम छो उत्तराखंडी हिवाला हमारी पछाण, गोलजो हमारो इष्ट, नंदा हमारी गोशाण, नंदा हमारी गोशाण। देवी कुरुड़े की नंदा, देवी कुलिष्ट भवानी, देवी सुफल हुई जाया, देवी हमारो कार्यज। देवी कुरुड़े की नंदा, देवी कुलिष्ट भवानी, देवी सुफल हुई जाया, देवी हमारो कार्यज। आगे का भजन आप YouTube पे सुन सकते हैं, कुरुड़ की नंदा। मैं आपके इस भजन पे खो गई। आपकी इतनी सुंदर आवाज़ है कि मुझे लगा कि साक्षात देवी गाना गा रही हैं। बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है। आप दर्शक भी ज़रूर, आपने हाल फिलहाल में गीत निकाला है, जी जी, आप ज़रूर, नंदा पे आधारित ये गीत भजन है, बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा इन्होंने गाया है। आप ज़रूर इसको सुनिएगा। अब हम आगे की बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि पूनम सती ने बहुत सारे गाने गाए, उत्तराखंड के लोगों ने सुने, बल्कि बाहर के लोगों ने पसंद भी किए। तो सबसे पहले प्रारंभिक जीवन आपका, आप कहाँ से आती हैं? क्या बचपन में भी आप गीत गाया करती थी? आपके घर परिवार में कौन कौन है? मेरा जो बैकग्राउंड है, मतलब मैंने जन्म लिया है ऋषिकेश में, मेरा मायका ऋषिकेश में है। मेरे दादाजी थे फ्रीडम फाइटर, उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बड़ा भाई है आर्मी में और पापा बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं। अच्छा। तो बचपन से वैसे मुझे सिंगिंग का शौक था, बट ऐसे कभी नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली मैं ये काम करूँगी। क्योंकि वैसे 12th तक मैं जो बायो की स्टूडेंट थी, थोड़ा पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी। और बट जब स्कूल में कोई भी कल्चर इवेंट होते थे, कुछ भी प्रोग्राम्स ऐसे होते थे, मैं पार्टिसिपेट करती थी और सबसे ज़्यादा मैं ही हर गाने में होती थी, चाहे डांस हो या सॉन्ग्स हो। तो जहाँ पे जो जब भी कोई कल्चर एक्टिविटी होती थी, रिपब्लिक डे, तो मैम मुझको ज़्यादा रखती थी हर सॉन्ग्स में। तो शौक था, ये एक शौक था बचपन से, तो मैं करती गई और धीरे धीरे मैं देहरादून आई। और एक बार मैंने एक ऐड पढ़ा था कि गढ़वाली सिंगर्स चाहिए मूवी के लिए। वो मेरे मामा जी कटिंग लेके आए थे मेरे पास, उन्हें पता था से गाने का शौक है। तो मैं देहरादून आई, यहाँ पे मेरी मौसा जी रहते थे रेस कोर्स में। तो उन्होंने मुझे मिलवाया कुछ ऐसे मंचों से जो उत्तराखंड के संस्कृति के लिए काम करते थे। तो तब मैं शुरू से पहले हिंदी गाती थी जब छोटी थी। पर शौक था जब मैं कभी ऋषिकेश में गंगा आरती के लिए जब जाती थी, मार्केट की तरफ हम लोग जाया करते थे,
तो मैं हमेशा गंगा जी के किनारे खड़े होके ये मांगती थी कि भगवान कभी मैं पहाड़ों में जाऊंगी, क्योंकि मैंने बचपन से पहाड़ नहीं देखे थे। अच्छा, कहाँ रहती थी आप? ऋषिकेश में ही जन्म अच्छा। लिया था, तो मतलब पहाड़ कभी गांव नहीं देखे थे वैसे उस टाइप से, बट शौक था अपने पहाड़ों में जाने का। और अपने दादाजी से मैं, जब मेरे दादाजी, गाँव मेरा नजदीक है यमकेश्वर ब्लॉक किमसार, तो दादाजी कभी गांव जाते थे तो मैं हमेशा उनसे पूछती, अच्छा पहाड़ में बर्फ पड़ी है? वहाँ कैसा है? अच्छा रास्ते कैसे होते हैं जाने के? मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो गांव में जाने के लिए पक्की रोडें होती होंगी, मुझे लगा शायद पैदल पैदल निकलते होंगे, मतलब वो छोटे की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं गंगा जी के किनारे खड़े होकर हमेशा ये मांगती थी कि भगवान मैं पहाड़ों में इतना घूमूं कि सुबह गाड़ी में बैठूं और शाम तक में मेरा सफर ही चलता रहे। और माँ गंगा ने सुना, मुझे लगता है, और अब 20 साल से उत्तराखंड के लिए ही काम कर रही हूँ, उत्तराखंड में ही घूम रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। अब आपको पहाड़ों पे ही घूमने का मौका मिलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इतनी सुंदर उत्तराखंड देवभूमि में पैदा हुई हूँ। बिल्कुल, कहते हैं ना कि पहली सफलता यादगार होती है। गीत तो आप बचपन से गा रही थी स्कूल में, कॉम्पिटिशन्स में, लेकिन जब आप, एक वो दौर कौन सा था, वो पहला मंच कौन सा था जब आपको सफलता मिलने लगी? जो मैंने पहला प्रोग्राम अपना किया था स्थापना के बाद उत्तराखंड की, एक गढ़वाल भ्रात मंडल है, क्लेमन टाउन में एक संस्था है, तो वहाँ पे उस समय 12th में ही पढ़ती थी, तो वहाँ पे उस समय उत्तराखंड आंदोलन पे आधारित एक कुकसाल जी थे जिनके मंच से हमने शुरुआत की थी, तो उन्होंने एक गीत लिखा था उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे उन पे आधारित, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा एक गीत लिखा है, इसको कंपोज कर दो। तो वो पहला गीत मैंने गाया था, मतलब वहीं पे हमने थोड़ा सा कंपोज किया था और गाया था, तो लोगों ने पसंद किया था, तो मुझे अच्छा लगा कि इतनी भीड़ में मैं पहली बार पार्टिसिपेट इतने बड़े मंच पे कर रही हूँ। तो वो पहला गीत कौन सा था, हम सुनना चाहेंगे? ऐसा वैसे मुझे याद नहीं होगा क्योंकि 20 साल पहले की बात है। और हमने उसी दिन गाया था। अच्छा। और उसके बाद कभी ऐसे गाने का मौका नहीं मिला था। हाँ। तो इस समय मैं सॉरी क्षमा चाहूंगी, अभी पूरा याद नहीं है। तो क्या तब आपको लगा कि अब मैं गायिका बन सकती हूँ, मुझे एक मंच मिल गया है आगे बढ़ने का? हाँ, वो शुरुआत में जब हमने शुरू किया था तो लोग काफ़ी पसंद करते थे, तो मुझे काफ़ी जगह से फिर ऑफर आने लगे कार्यक्रम के, देहरादून के अंदर ही, फिर देहरादून से बाहर भी। मैं जब पहली बार गई थी तो अल्मोड़ा ही गई थी, बल्कि मैं अभी भी अल्मोड़ा से ही आ रही हूँ। नंदा सुनंदा महोत्सव वहाँ पे होता है, तो पहली बार जब मुझे मौका मिला था तो मैं अल्मोड़ा गई थी प्रोग्राम के लिए। बहुत बड़ा शरद उत्सव वहाँ पे होता है, तो उतने बड़े मंच में लगा लीजिए, वहाँ पे पूरा कुमाऊं के लोग होते हैं, पूरा अल्मोड़ा के लोग होते हैं, तो बहुत बड़ा वो मंच था। मुझे लग रहा था कि इतनी पब्लिक के बीच में मुझे गाने का मिल रहा था। मैं 12th की बच्ची मैं उस समय छोटी, पर जब वहाँ पे कार्यक्रम हुआ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। तो ऐसे बस ये सफर शुरू हो गया, तो उत्तराखंड के हर जगह जाने का मुझे मौका मिला। उत्तराखंड से बाहर भी मैं गई हूँ, तो ऐसे कई मंच मिले। बहुत सुंदर। तो जब हम कभी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे होते हैं ना, हमारा कोई आइडियल होता है। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ तो फेमस सिंगर्स काफी हैं, चाहे हम मेंस में बात करें या वुमेन्स में बात करें। आप किसे पसंद करते थे, उन्हें सुनते थे, उनको सुनकर आपको लगा कि मैं भी अब आगे बढ़ने वाली हूँ, आगे बढ़ रही हूँ? किसे आइडियल माना आपने? मैं तो हमेशा नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों को पसंद बहुत करती हूँ। और एक बार की बात है जब 2004 में कुंभ, अर्ध कुंभ का प्रोग्राम था, तो मेरा वहाँ पे प्रोग्राम लगा था कुंभ में, तो उस समय आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी की वहाँ पे ड्यूटी थी, जब वो सूचना विभाग में थे। तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया और उन्हीं का एक गीत गाया, और मुझे नहीं मालूम था कि नेगी जी की ड्यूटी यहाँ पे लगी है, वो इस गीत को सुन रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने शायद किसी के हाथों, सूचना विभाग में ही थे एक सर, उनके हाथों कुछ इनाम भिजवाया मेरे लिए उस गीत पे। तो मुझे पहले नहीं पता था कि नेगी जी ने इनाम दिया है मुझे। तो जब मैं उनसे मिली तो उसके बाद, हम प्रोग्राम के बाद हमें किसी ने बताया यहाँ पे नेगी जी की ड्यूटी लगी है, तो उसके बाद मैं नेगी जी से मिली और बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में मुझे बताया किसी ने, तुम्हें पता है वो इनाम, उन्होंने नाम अनाउंस नहीं किया था। अच्छा। कि तुम्हें पता है इनाम तुम्हें किसने दिया? मैंने किसने की? नेगी जी ने। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब जिनको हम लोग कैसेटों में सुन रहे हैं, जिनके गीतों को मतलब पूरा उत्तराखंड जिन्हें प्यार करता है, उन्होंने मुझे एक भेंट दी है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था उस टाइम पे। बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। तो धीरे धीरे कैसे आप संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही, क्योंकि आपकी शादी भी जल्दी हो गई थी, और जब एक लड़की ससुराल आती है तो बहुत सारी परिस्थितियां बदलती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि मौके नहीं मिलते, तो आपके साथ क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल, मैं बड़े फैमिली में शादी हुई है मेरी, आज भी हम सब साथ रहते हैं, और थोड़ी मुश्किलें तो होती है एडजस्ट करने में, तो बट जब भी मुझे थोड़ा बहुत पूरे घर का सब कुछ काम निपटा के थोड़ा बहुत समय मिलता था अपने संगीत के लिए, पर मन में एक थी, फिर बेटा भी हो गया था, पर वो धीरे धीरे एडजस्ट करके मैंने जैसे तैसे अपने कार्य को जारी रखा, और आज भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ।
बहुत सुंदर। आपने हस्बैंड का भी बताया काफी सपोर्ट रहा। अच्छा, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं बहुत मेरे। सुंदर, बहुत शानदार, क्योंकि आपका पार्टनर अगर आपको सपोर्ट करता है तो बिल्कुल। उससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। आज उनका जन्मदिन भी है, तो मैं अच्छा। आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल। सभी दर्शकों की तरफ से अपने हस्बैंड को आज जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बहुत शानदार, हम भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और ऐसे ही आप आगे बढ़ती रहें, ये भी हम शुभकामना आपको देंगे। आपने बताया कि आपने स्थापना जब उत्तराखंड की हुई थी उस दौरान से आपने गीतों का सफर अपना शुरू किया। आज 2024 साल चल रहा है, काफी साल हो गए हैं और दौर भी बदल गया है। बिल्कुल। तब आप कैसेट्स में आई थिंक रिकॉर्ड करते होंगे, आज सोशल CDs। मीडिया का जमाना है, हाँ। कितना फर्क आपको लगता है? अब बहुत फ़र्क है। देखो, उस टाइम पे स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था। अब सोशल मीडिया, अब जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, एक गीत अगर आपका क्लिक कर गया तो आपको काफ़ी लोग जानने लग जाते हैं। उस समय थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता था कि हर किसी को मालूम नहीं होता कि मार्केट में कौन सी नई कैसेट आई है या कौन सी नई CD है। बिल्कुल, लेकिन पूनम सती ने कहीं ना कहीं अपना एक नाम तो बनाया है। आज उत्तराखंड में देखिए कलाकार काफ़ी हैं, गीत हर कोई गा रहा है, लेकिन आपका एक नाम है, तो उस नाम को बनाने में कितनी मेहनत लगी है? बहुत मेहनत लगी है। जब मेरे साथ के कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ उस टाइम पे एक शुरुआत जिन्होंने की थी, पर उन्हें लगता था हमारा बस का नहीं होता पहाड़ों में सफ़र करना, फिर तुम कैसे कर लेते, फिर लेट नाइट प्रोग्राम, फिर आओ, फिर घर भी देखो। कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया था, पर मैं निरंतर कार्य करती रही। बहुत मुश्किलें, मैं कह रही हूँ कि जो कलाकार का जीवन है उत्तराखंड में बहुत टफ है। अभी मैं, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं नंदा महोत्सव से आ रही हूँ अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद हमारा कार्यक्रम था हल्द्वानी। वहाँ से फिर हम पौड़ी से होते हुए हम लोग 10 जुलाई रुद्रप्रयाग में पहुंचे। दिन में वहाँ कार्यक्रम था और रात को मुझे पहुंचना था त्रिजोगी नारायण में। और रास्ते इतने खराब थे, नींद पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि गढ़वाल में जब कार्यक्रम होते हैं तो 8-9 बजे से शुरू होते हैं और रात के 1:30-2 बजे तक चलते हैं। उसके बाद हम लोग होटल्स में आते हैं, चेंज करते हुए रात के 3 बज जाते हैं। कई बार खाना हमारा सुबह 4 बजे होता है। सही बात है। क्योंकि परफॉर्मिंग से पहले हम लोग कुछ खाना, वो अजीब सा लगता है, अंदर एक थोड़ी वो रहती है कि कार्यक्रम हो जाए पहले। तो ये सब मुसीबतें तो होती हैं। मौसम, अभी आप देख रहे होंगे उस दिन बारिश भी बहुत थी, मौसम की मार भी हम लोगों को झेलनी पड़ती है। कई जगह हम लोग कई ऐसे ट्रैफिक में फंसे हैं कि 3-3, 4-4 घंटे के लिए रोड बंद है और हमें टाइम से पहुंचना भी है, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। अच्छा, आप जब मंचों पर जाती है, जैसे कि अपना अनुभव आप बता रहे हैं, तो किस तरह के गीतों की फरमाइश आती है? कौन सा गीत आपका सबसे ज्यादा कहा जाता है कि आप ये सुनाइए? लोग वैसे जो स्टार्टिंग में करते हैं वो बधाड़ की नंदा काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, उसे नंदा का ही गीत। और मैं इसे माँ का ही आशीर्वाद मानती हूँ। आखिर में एक छोटा सा एक नाम है उत्तराखंड में, तो माँ की ही कृपा है, तो उस भजन की काफ़ी डिमांड होती है। और भी काफ़ी गीत हैं। एक नेगी जी के साथ मैंने लागी बाडोली गाया था, उसकी भी लोग फरमाइश करते हैं। झुमका गीत है, नीलिमा गीत है, जो अपने चैनल से मैंने निकाला था, तो लोगों ने वो पुराना लोकगीत था, तो वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। हमने भजन तो आपसे शुरू में सुना था, हम चाहेंगे एक पहाड़ी गीत आप सुनाइए हमें। ठीक है। अच्छा, मैं एक ना पलायन पे एक गीत मैंने लिखा था, वो अभी काफी लोगों ने सुना था, क्योंकि आजकल जो टाइमिंग है वो थोड़ा डीजे सॉन्ग लोग ज्यादा सुनते हैं। हाँ। तो वो उत्तराखंड का एक दर्द पे मैंने एक गीत गाया था, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की, तो उस पे आधारित एक उस गाने से मैं शुरुआत करती हूँ। जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी, या जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी, है सदा खिलदा लोग छाजक अब सुनी तिबारी, जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी। कख गए नी वो रीति रिवाज, कख गए बार त्योहार, बिसर गए नी सेवा साली नरंत रे बार। आ आ आ कख गए नी वो रीति रिवाज, कख गए बार त्योहार, बिसर गए नी सेवा साली नरंत रे बार। फूल डलदा जख फुलारी, फूल डलदा हो, फूल डलदा जख फुलारी, माँ बहनों को प्यार, जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी।
और एक लाइन मतलब गीत और आगे भी, पर एक लाइन जो मुझे खास कर पसंद है, क्योंकि इस समय जो बुजुर्ग हैं वो अकेले बैठे हैं पहाड़ों में, और मजबूरी भी है लोगों की कि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए वो बाहर रह रहे हैं, तो उस पर आधारित हैं जिनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो उनके लिए लाइन है, दाना सयाणा बैठा या खोली यो छा जाओ तिबारी, टपराणी बीरली रहेगी रोणांदी श्यामारी, और ख्याली अख घाम तपणी, और ख्याली अख घाम तपणी, रोणे कूड़े पठाली, जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी, या जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी। बहुत सुंदर और दर्द भरा गीत, और वास्तविकता है इस गीत में हर एक शब्द में आपके। आपने जब ये लिखा था, क्या महसूस आप उस टाइम कर रही थी, क्योंकि ये दर्द भरा गीत जो है ना उत्तराखंड की कहानी बयां कर रहा है। जी, मुझे जब किसी एक चैनल ने मुझे ऑफर किया था कि आप ना कुछ उत्तराखंड की संस्कृति पर कुछ ना डीजे सॉन्ग बनाइए कि मतलब लोग नाचेंगे, मैंने कहा संस्कृति पे तो मैंने कहा सभी कर रहे हैं, डीजे सॉन्ग भी बन ही रहे हैं, सब नाच भी रहे हैं तो वास्तविकता ये नहीं है हमारे उत्तराखंड की कि लोग बहुत खुश हैं और नाच रहे हैं। वास्तविकता कुछ और है जो लोगों को दिखाई नहीं देती। हम तो जाते हैं पहाड़ों में, जब मैं गई, मतलब मैं थोड़ी बहुत ज्यादा भावुक भी हूँ, कलाकार होते भी हैं, तो मैं जब देखती थी अपने उत्तराखंड के हरे भरे खेत, वो सूने बांझे पड़े हैं, मतलब वहाँ पे कोई हल लगाने वाला नहीं है, बूढ़े माँ बाप हैं, वेट कर रहे हैं कि अब इस त्योहार में हमारे बच्चे आएंगे। तो मुझे लगता था कि देखो कितनी बड़ी समस्या है पलायन की। अगर उत्तराखंड में थोड़ा विकास हो जाए, वहाँ पे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब उपलब्ध हो जाए, तो मुझे नहीं लगता इतने अच्छे हरे भरे, इतनी जमीनी लोगों को छोड़ के जाना मजबूरी है ये। और शहरों में वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, घुटन भरे माहौल में रहते हैं, यहाँ पड़ोसियों का हल्ला, हस्बैंड वाइफ खुल के लड़ भी नहीं सकते कि पड़ोसी सुन लेंगे। पर ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं खुद सोचती हूँ यार, इतनी स्वर्ग जैसी धरती को अगर छोड़ना पड़ रहा है तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। तो उस पर मैंने कहा ये एक गीत मैं जरूर लिखूंगी पलायन पे। नहीं, बहुत सुंदर आपने गीत लिखा है। इसके अलावा और क्या क्या आपने गीतों में लिखा, किस तरह का विषय आप चुनाव करती हैं? मैं जैसे कुछ भजन्स भी लिखती हूँ, कुछ एक प्रेम गीत भी मैंने गाया था, माया लगे, हे पवना, मेरा मोहना, काफ़ी गीत आए थे। झुमका था कि ये पारंपरिक लोकगीत था, ये एक रुद्रप्रयाग में बहुत अच्छे सिंगर अजय नौटियाल जी, उनके साथ मैंने गाया था। तो उस गीत में एक व्यथा थी एक महिला की, जैसे हमारे पहाड़ की जो नारियाँ होती हैं आज भी बहुत, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें देवी का रूप मानते हैं, तो वो अपने मर्यादाओं में ही रहती हैं। तो उनका अगर मन करता है कि जैसे हम लोग नृत्य करें, किसी जैसे थौले मेले होते हैं हमारे कोई भी ओकेजन पे, तो उनके अंदर थोड़ी शर्म होती है, झिझक होती है कि हमारे जेठ बैठे हैं, हमारे ससुर हैं, तो मैं कैसे, मन में एक उद्गार भी, क्योंकि वो खेती बाड़ी के काम में इतना थक जाती है, तो उनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था। अब तो फिर भी बहुत कुछ है, पर उस टाइम पे कुछ भी साधन नहीं होता था। तो ऐसे बार त्योहार जब आते थे तो झूमेलो, थड़िया, चौफले लगते थे, तो उनका, तो उसमें एक पहाड़ किनारे की थोड़ी वो है कि वो उसका हस्बैंड उसे बुला रहा है कि तुम मन ही मन में तरस रही हो कि थौले में तुम लोग झुमका लगाने क्यों नहीं आ रही हो। तो वो अपनी व्यथा उस गीत में बताती है, तो उसकी मैं 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल। तो हस्बैंड कह रहा है अपनी वाइफ से, मोरी माँ बैठी तरसणी रोंदी, झुमका लाण नी आंदी, मोरी माँ बैठी तरसणी रोंदी, झुमका लाण नी आंदी, झुमका लाण नी आंदी, झुमेलो खेलण नी आंदी, झुमका लाण नी आंदी, झुमेलो खेलण नी आंदी, मोरी माँ बैठी तरसणी रोंदी, झुमका लाण नी आंदी, मोरी माँ बैठी तरसणी रोंदी, झुमका लाण नी आंदी। फिर फीमेल क्या कहती है, जेठा जी छा जामा बैठन, झुमका लाण कखन, जेठा जी छा जामा बैठन, झुमका लाण कखन, जू तो मेरो भी बोदो, मी भी खेलो झुमेलो, जू तो मेरो भी बोदो, मी भी खेलो झुमेलो, जेठा जी छा जामा बैठन, झुमका लाण कखन, जेठा जी छा जामा बैठन, झुमका लाण कखन, लंबी होंद रात जो न्याली, भरी सरी चौकती बारी, बांध बठेड़ों की आई रे टोली, हंसिया बैखों की लगली
रोली रोड़ी रासमंडाण, हाँ रासमंडाण लगलो भलो मीठो झुमेलो लगलो, रासमंडाण लगलो भलो मीठो झुमेलो लगलो। बहुत प्यारा गीत है ये, मतलब मैं you. झूम रही थी इसे सुन के। बहुत और ये सुंदर। दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया था। नहीं, बहुत अच्छा आपने ये गीत लिखा है। हाल फिलहाल में जो आपका गीत आया नंदा पे, और काफी अच्छा पसंद वो किया जा रहा है, इसे लिखने की और गाने की क्या कहानी है? ये गीत मैंने नहीं लिखा था वैसे। ये अच्छा। मेरे साथ सत्यमोहन रावत जी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं पौड़ी के, तो उनसे मैंने कहा था कि मुझे माँ नंदा का एक गीत करना है, तो उन्होंने कहा मेरे पास है, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की इस गीत को लिखने में। और ये सडनली हमारा सिर्फ एक हफ्ते में ये रिकॉर्डिंग वीडियो सब शूट हुआ था, क्योंकि आजकल थोड़ा कार्यक्रम में मैं व्यस्त थी और ये गीत हमें नंदाष्टमी से पहले रिलीज भी करना था, तो बस ये हो गया और लोगों ने काफी पसंद भी इसको कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार गीत है, जरूर आप लोग सुनिएगा इसे, भजन बहुत प्यारा है। अगर हम बात करें आपके काम की, देखिए कलाकार मेहनत बहुत करता है और आप तो 20 वर्षों से कर रही हैं, तो उस मेहनत को कितना एक सम्मान मिला है अगर हम उत्तराखंड की बात करें? क्योंकि आर्टिस्ट अगर उसको सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या कई संस्थाओं की तरफ से अवार्ड्स मिलते हैं या उनके काम को सराहा जाता है, तो वाकई बेहद शानदार बात होती है। तो आपके लिए कितना हुआ है ऐसा? अभी देखिए सरकार की तरफ से तो कोई ऐसा अवार्ड नहीं मिला है मुझे, और मुझे इस बात का थोड़ा वो भी होता है, शायद मैंने कुछ मेरी भी कमियां होंगी, अभी हम लोग थोड़ी और तैयारी करेंगे, बट मुझे मेरी पब्लिक ने बहुत सम्मानित किया है। जहाँ भी हम मंच पे गए हैं इतना प्यार, मैं जब भी, अभी जैसे मैं रुद्रप्रयाग से आई थी, तो मुझे वहाँ ऐसा लगता है कि मैं त्रिजुगी नारायण हमेशा जाती हूँ। वहाँ मैंने एक हफ्ते की वर्कशॉप भी दी थी कोरोना काल में, वहाँ की महिलाओं को ताकि काम मिले। मुझे वहाँ पर एक बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिवाकर गैरोला जी ने, उन्होंने मुझे कहा था कि कोरोना के टाइम पे हम क्या ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा हम लोग आजकल खाली भी हैं, और वहाँ पे उस समय विधायक जी थे मनोज रावत जी, तो हमने सोचा कि हम वहाँ की महिलाओं को, क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन है वहाँ पे, त्रिजुगी नारायण शिव पार्वती जी का विवाह वहाँ हुआ था, तो मैंने एक गाना भी वहाँ पे शूट किया था, शिव जी की बारात, उसमें हमने शिव पार्वती जी का विवाह वहाँ दिखाया था। तो उससे पहले हमें लगा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, अगर वो यहाँ पे आके बाहर से कोई विवाह के लिए आ रहा है, तो हम उन्हें मांगलिक गीत अगर सिखा दें तो उन्हें एक रोजगार भी मिलेगा वहाँ पे। तो हमने वहाँ पर कार्यशाला दी थी। तो जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी एक हफ्ते बाद, तो सब गांव के लोग ऐसे, मतलब महिलाएं जो रो रही थी, तो मुझे खुद आंसू आ गए। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इनाम ये है कि मुझे वो ऐसा विदा कर रहे थे जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे होंगे। तो मैं जहाँ भी पहाड़ों में जाती हूँ, चाहे पौड़ी चली जाऊँ, चमोली चली जाऊँ, वो तो मेरा ससुराल है ही, तो वहाँ तो मुझे प्यार मिलता ही है। और रुद्रप्रयाग क्षेत्र में चले जाऊँ, अभी कुमाऊँ से भी आई, तो इतना प्यार सम्मान, मुझे लगता है उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है। और मीडिया में भी अभी अमर उजाला वालों ने भी 1-2 बार उत्तराखंड उदय सम्मान करवाया था, तो वहाँ पे भी मुझे सम्मानित किया गया था मीडिया के द्वारा। और मैं इसमें मीडिया वालों को भी हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि जो प्यार और आप लोग जो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बधाई की पात्र भी आप इसके लिए। धन्यवाद। तो आपने ना, आप कह रही हैं कि आप जगह जगह घूमती हैं, उत्तराखंड में बहुत सारी जगह आपने घूमी होंगी, तो फेवरेट प्लेस कौन सा बना आपका, जो आपको बेहद पसंद आया हो, जहाँ आपका फिर मन करता हो जाने का? मेरा त्रिजुगी नारायण है। त्रिजुगी नारायण है। भगवान शिव से थोड़ा ज़्यादा अटैच हूँ मैं, मतलब बचपन से ही बहुत मांगती थी, तो वो जगह मुझे बहुत सुंदर लगती है। और बहुत लोग का ये सवाल है कि पूनम सती अगर गायिका नहीं होती, क्योंकि आप बायोलॉजी की स्टूडेंट भी नहीं हैं, तो फिर आप क्या होती? तो शायद मेडिकल लाइन में ही कुछ कर रही होती, क्या पता, आपका ही ट्रीटमेंट कर बहुत सही, क्योंकि आजकल महिलाओं को देखिए स्वास्थ्य का तो कितना दिक्कत है उत्तराखंड में ना। हाँ। बहुत सही। उसके अलावा आप अपने जीवन में वर्तमान में ना गाने के अलावा और क्या क्या करती हैं? गाने के अलावा मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। मैं घर में पहाड़ी खाना बहुत बनाती हूँ। आज भी बल्कि मैं गौत का फाणू बना के आई थी। अच्छा। तो मुझे कुकिंग करनी बहुत अच्छी लगती है। हाँ। बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अपने लोगों से मिलना। मैं हमेशा समय निकालती हूँ अपने रिलेशन में, जितने भी रिलेटिव होते हैं उनके पास बैठूँ, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठूँ। मतलब ऐसा नहीं कि हम इस कार में व्यस्त हो गए तो सबसे मिलना जुलना। बिल्कुल। तो ये चीजें बस, वही आपका व्यवहार भी है जो आपका परिचय भी है ना? बिल्कुल। अभी आपके और क्या कोई गीत आने वाले हैं, क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं आगे? अभी काफ़ी गीत है। अभी एक पीआर फिल्म से भी मेरा एक गीत आ रहा है, वो थोड़ा डीजे सॉन्ग है, जो हमेशा लोग डिमांड करते हैं कि आप डीजे सॉन्ग क्यों नहीं बनाते हो। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार मैं आपके लिए एक डीजे सॉन्ग लेके आ रही हूँ। तो शादियों के सीजन से पहले वो रिलीज हो जाएगा। अभी 2-4 दिन में हमारा ट्रैक तैयार हो गया, और 2-3 गाने और पेंडिंग पड़े हैं, तो जल्दी आप लोगों को नए गीत सुनने को मिलेंगे। बहुत शानदार। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप 20 वर्षों से एक बहुत पुरानी गायिका हो चुकी हैं और काफ़ी अनुभव आपके पास है, उत्तराखंड में आज नए बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी?
उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी कोई गीत गाएं, मतलब हमेशा इस कंपटीशन में ना रहे कि हमारा गाना सिर्फ डीजे में चले, अच्छी बात है, पर अपने उत्तराखंड के पारंपरिक जो लोकगीत हैं, पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र हैं, उनको भी साथ में उनका समावेश होना चाहिए। और अपने उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उन्हें अपने गीतों में लेके जरूर आइए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये संदेश मैं जरूर देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आई, आपने समय दिया, अच्छी बातचीत की और प्यारे प्यारे हमें गीत सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको उत्तराखंड की लोक गायिका पूनम सती के साथ की गई बातचीत, उनके भजन, उनके गीत बेहद पसंद आए होंगे, उनका सुझाव भी आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए मेहमान के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और यदि कुछ कहना है कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।